नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं भारत के संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे 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 हुआ, वो जो सभी जानकारी हम देंगे भारत के संविधान के बारे में। छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाएंगे हर एक चैप्टर के ऊपर अलग अलग। आज का चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से उठाया गया कदम। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से उठाया गया जो पहला कदम है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला कदम। बंगाल के गवर्नर थे को पद नाम दिया था। किसका नाम दिया था पदनाम? यानी गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे बंगाल के जो गवर्नर थे। और बंगाल के प्रथम यानी पहले गवर्नर कौन बनते? वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग से। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। फोर्ट विलियम कोलकाता में अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कब? 1774। इसका एकदम और राइट आंसर है 1774। इसका एकदम करेक्ट है 1774। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश ईएमपी यानी इम्पे था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इम्पे। गवर्नर जनरल को की काउंसिलिंग की स्थापना। गवर्नर जनरल की जो काउंसिलिंग की स्थापना है वो गवर्नर जनरल प्लस 4 पार्षद। गवर्नर जनरल और प्लस 4 पार्षद के द्वारा। मुंबई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब है पिटस इंडिया एक्ट। पिटस एक्ट इंडिया है जो 1784। पिटस इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट का उद्देश्य है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो कंपनी है उन पर अपने प्रभाव की ओर अधिक मजबूत बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश की जो संसद है उन द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को और मजबूत करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था। इस अधिनियम के पारित होने से पहले इंडिया बिल पर 1783 में लॉर्ड थॉर्थ व फोक्स को मिली जुली सरकार गिर गई थी। यानी इस अधिनियम के पारित होने से पहले इंडिया बिल पर 1783 में लॉर्ड नॉर्थ व फोक्स मिली जुली सरकार गिर गई थी। इस एक्ट के तहत इंडिया इस एक्ट के तहत कंपनी के संचालक मंडल के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के संचालक मंडल के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। कब? 1784 के इस एक्ट में इंडिया यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? इसका द्वैध से जो शासन प्रणाली है, द्वैध कौन सी? द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ जो 1858 तक चलती रही। 1858 तक चलती रही थी। कौन? द्वैध शासन प्रणाली। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे जिनका मुख्य उद्देश्य कौन था? मंत्रिमंडल का सदस्य। मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य इसका अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर नजर रखने की प्राप्ति हो गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर नजर रखने की शक्ति प्राप्त हो गई। चार्टर एक्ट
1793 चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। नियंत्रण मंडल के सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व के वेतन दिया जाने लगा। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही थी। 1919 तक जारी रही थी। आगे क्या कहते हैं? आगे हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया। 1813 के एक्ट में कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था जो समाप्त कर दिया था। कब? वो 1813 के एक्ट में। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। यानी किस किस पर व्यापार बना रहा था और बाकी सब समाप्त कर दिया था। चीन के साथ व्यापार था और चाय के व्यापार पर भी अधिकार था, बना रहा था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति थी। यानी अनुमति जो दी गई थी कब? 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी 1813 के एक्ट में। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट ये कहा जाता है कि भारतीयों को शिक्षा के लिए खर्च करने की व्यवस्था 1 लाख प्रति वर्ष दी गई थी। शिक्षा के लिए जो खर्च करने के लिए 1 लाख प्रति वर्ष यह पूंजी दी गई थी। भारत में आकर बसने व व्यापार करने के लिए संचालक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। जो भी भारत में आकर बसने या व्यापार करेंगे तो उसको संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के लिए अधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी 1813 के एक्ट में तो समाप्त नहीं किया था, पर 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया था। चाय का व्यापार भी और चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। आगे यह बात हुई कि अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में आने के लिए इजाजत दी गई थी। कौन से? 1833 के एक्ट में। यानी अंग्रेज बिना अनुमति के यानी बिना कोई प्रमाण पत्र से भी भारत में आ जा सकते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। प्रथम विधि सदस्य बनाए गए। विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मेकाले विधि सदस्य थे। कौन थे विधि सदस्य? लॉर्ड मेकाले थे। अब है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 जो यह चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम एक्ट है। यह चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम एक्ट है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के नाम से किया गया था। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था केंद्रीय विधान परिषद के नाम से। केंद्रीय विधान परिषद के नाम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली गई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। कौन से एक्ट में? वही यही 1853 के एक्ट में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का जो शुरुआत की गई थी वो 1853 के एक्ट में की गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का जो पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया था वो विधि सदस्य था। कौन विधि सदस्य? लॉर्ड मेकाले को। किसको? लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था विधि सदस्य। नेक्स्ट इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायकी या प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायकी या प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। कौन से एक्ट में? 1853 के एक्ट में। अब है भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858 में यह बात कही गई है भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसके अधीन किया गया था? यह बात ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। भारत में जो कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसके अधीन किया गया? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था भारत मंत्री या भारत सचिव को ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत मंत्री और भारत सचिव को
भारत के प्रथम भारतीय सचिव कौन थे? प्रथम भारतीय सचिव बोले तो सर चार्ल्स वुड प्रथम भारतीय सचिव थे, सर चार्ल्स वुड इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था कौन? सर चार्ल्स वुड। भारत सचिव की सहायता हेतु गठन किया, भारत सचिव की सहायता हेतु गठन किया था 15 सदस्यीय परिषदों का, 15 सदस्यीय परिषद का। भारतीय सचिव की सहायता हेतु गठन किया था 15 सदस्यीय परिषद का। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? जो गवर्नर है, गवर्नर का जो जनरल का पद नाम है वो बदल कर वायसराय या गवर्नर जनरल कर दिया गया था। यानी वायसराय और गवर्नर जनरल कर दिया गया था। प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। लॉर्ड जो कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा कब? 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद दरबार में, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था। आगे क्या कहा है? आगे यह है कि भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया, भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर 1784 से चली आ रही दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दोहरी जो शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। मेन मुद्दा विशेष बात यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रशासक के रूप में गवर्नर जनरल तथा देशी रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय के रूप में कार्य किया। ब्रिटिश सरकार के प्रशासन रूप में गवर्नर जनरल व देशी रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय के रूप में कार्य किया। आगे है भारत परिषद अधिनियम। भारत जो परिषद अधिनियम कब का? 1861 का। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात है। विभागीय प्रणाली यानी मंत्रिमंडल व्यवस्था का आरंभ किया 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी का प्रारंभ किया। किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया? किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया? बनारस के राजा कौन? बनारस के राजा महाराजा पटियाला पर दिनकर और कौन से? सर दिनकर राव को भी। वायसराय को आपातकाल के समय बिना काउंसिल की अनुमति को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार मिला था 1861 के अधिनियम में। वायसराय को आपातकाल के समय बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार मिल गया था 1861 के अधिनियम में मिल गया था। इस अधिनियम के तहत किन प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया था? इन अधिनियम के तहत किन प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया था? 1862 में बंगाल, 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और 1897 में पंजाब में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से विस्तार किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से जो विस्तार किया गया। मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः वापस कर विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया जो पुनः प्रारंभ कर दी गई थी। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया वो पुनः प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट बात इसमें यह कही गई है कि भारतीय संवैधानिक व राजनीतिक इतिहास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात है कि भारत परिषद 1892 में परोक्ष और निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। परोक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। विधान परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति प्रदान की गई। विधान परिषद को बजट पर विचार करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति प्रदान की गई। चल आगे और भी बात है। आगे यह कहा गया है कि प्रांतीय और केंद्रीय विधान
प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रखा गया। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रखा। वायसराय के कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 आंतरिक सदस्यों को नियुक्ति के विस्तार किया गया। वायसराय के कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य नियुक्ति के लिए विस्तार में इसका विस्तार किया गया। भारत परिषद अधिनियम मोर्ले मीटो अधिनियम 1909 की बात है। 1909 में क्या है, किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आधार पर अधिकारित पारित हुआ था? 1906 में सर ए अरुडेल की अध्यक्षता में 1906 में सर ए अरुडेल की अध्यक्षता में हुआ था। अरुडेला की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर एक अधिनियम पारित हुआ था 1906 में सर ए अरुडेल की अध्यक्षता में। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, लेकिन निर्वाचन का आधार क्षेत्रीय न होकर कौन सा था? संपत्ति कर व उपाधियों का अधिकार था। स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया। संपत्ति व्यय के उपाधियां यानी स्त्रियों को उसमें मताधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में वायसराय व गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका सही उत्तर है। बजट पर सीमित प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया था। बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। भारत शासन अधिनियम मोटेंग्यू या चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की बात है। समस्त प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटकर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। समस्त प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटकर द्वैध शासन लागू किया था। आरक्षित विषय प्रशासन गवर्नर और अपनी कार्यकारिणी की मदद से गवर्नर अपनी कार्यकारिणी मदद से आरक्षित विषय, और हस्तांतरित विषय है वो प्रशासन गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से यह हस्तांतरित विषय को दो शासन बांटा गया था। नेक्स्ट ये है कि प्रथम मासिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी प्रांतों में। प्रथम मासिक रूप से जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है वो की गई थी प्रांतों में। 8 प्रांतों में द्वैध शासन का सूत्रपात हुआ। 8 जो प्रांतों में द्वैध शासन का सूत्रपात हुआ था 1 अप्रैल 1921 को। 1 अप्रैल 1921 की सही है कि 8 प्रांतों में द्वैध शासन का सूत्रपात हुआ 1 अप्रैल 1921 से। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मुस्लिमों से बढ़ाकर एंग्लो इंडियन या सिखों, ईसाइयों या यूरोपीय वासियों तक विस्तृत किया था 1919 के अधिनियम में। बजट राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अंगीकृत किया। राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर राज्य विधानसभाओं को अपने बजट स्वयं बनाने के लिए अंगीकृत किया था। इसी अधिनियम में कौन से 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया। ली आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। मताधिकार की वृद्धि कर लगभग मताधिकार जो
कितने प्रतिशत दिया गया था? 10% जनता को दिया गया था। मताधिकार की वृद्धि कर लगभग मताधिकार है जो 10% जनता को दिया गया था। गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता कब की थी स्थापना? 1921 में। 1921 से है। गवर्नर जनरल का वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 3। गवर्नर जनरल का वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार दो सदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार 2 सदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद या निम्न सदन, राज्य परिषद या उच्च सदन, केंद्रीय परिषद निम्न सदन और राज्य परिषद उच्च सदस्य बनाया गया था। प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत। साइमन कमीशन बोलो या श्वेत कमीशन बोलो। साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था। कब? साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था 3 जनवरी 1928 को। 3 जनवरी 1928 को। दूसरी बार अक्टूबर में आया था। पहली बार कब आया था? 3 जनवरी 1928 को और दूसरी बार अक्टूबर में। इस दिन मुंबई में हड़ताल रखी गई। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इस दिन मुंबई में हड़ताल रखी गई और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली इसका एकदम राइट है। यूसुफ मेहर अली। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में कुल सदस्य कितने हैं? 7। सर जॉन माइसन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं? 7। साइमन का गठन क्यों किया गया? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष बाद उसकी जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन ब्रिटेन में चुनाव के मद्देनजर इस आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व ही कर दी गई। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया था क्योंकि उसमें सभी कमीशन जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए विशेष बात यह है कि गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। उन्होंने इन आंदोलनों को अपना आशीर्वाद दिया था। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। कब? 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 इसका एकदम करेक्ट है। और मेरे ऊपर किए गए लाइटों के प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मेरे ऊपर किए गए लाइटों के प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? 27 मई 1930 को। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया है? नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई है किसने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों व दलों को मान्य हो। जब भी गुटों व दलों में मान्य तो लॉर्ड बर्किनहेड ने
साइमन कमीशन के समय भारत सचिव कौन थे? साइमन कमीशन के समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड को चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रथम जो सर्वदलीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ वो फरवरी 1928 को कहाँ? दिल्ली में अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है मई 1928 को मुंबई में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा कब? 1928 में मुंबई में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट का विषय क्या था? रिपोर्ट का विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट का विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू समिति के अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति के सचिव जवाहरलाल नेहरू। नेहरू समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति में नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मांग क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मांग क्या थी? भारत को पूर्ण औपचारिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट्स बनाने की थी। नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मांग यह थी कि भारत को संपूर्ण औपचारिक राज्य व डोमिनियन स्टेट यानी बनाने की मांग। जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों कब प्रस्तुत की? जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत की मार्च 1929 में। जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने इरविन के सामने 21 सूत्री मांग कब रखी? गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे कब रखी? जनवरी 1930 में यंग इंडिया में प्रकाशित। जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम रखकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ था 1935 को हुआ था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। 1937 के अधिनियम में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां 1935 के अधिनियम में कुल अनुच्छेद थे 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, जिसमें कितनी इकाइयां शामिल होने थी? 2 इकाइयां ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 11 प्रांत और देशी रियासत। 11 प्रांत और देशी रियासत। 2 इकाइयां 11 प्रांत और देशी रियासत। देशी रियासतों का इसमें शामिल होना इच्छुक था। देशी रियासतों द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण यह लागू नहीं हो सका। रुचि न होने के कारण यह लागू नहीं हुआ। संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला का अंतरिम अधिनियम 1935 का अधिनियम। संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला का अधिनियम जो अंतिम अधिनियम है जो 1935 का अधिनियम है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू वो भी 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन।
इस अधिनियम के तहत शासकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा गया था, शासकीय कार्य कितने भागों में बांटा गया था, यह जानकारियाँ कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। संघ सूची में कितने विषय थे, 59। संघ सूची में 59 विषय, संघ सूची 59, संघ सूची 59, संघ राज्य समवर्ती, संघ राज्य समवर्ती। संघ में 59, 54, 36, 59, 54, 36, 59, 54, 36, 59, 54, 36 विषय। संघ राज्य समवर्ती, संघ राज्य समवर्ती, संघ राज्य समवर्ती यानी कितने थे, 3। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई, अवशिष्ट शक्तियां जो वायसराय को दी गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा कौन से 2 नए प्रांत बनाए गए थे, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, कौन से 2 नए प्रांत बनाए गए थे, उड़ीसा व सिंध, उड़ीसा व सिंध, उड़ीसा व सिंध, उड़ीसा व सिंध, उड़ीसा व सिंध। भारत में संघीय न्यायालय स्थापना किया गया, भारत में संघीय न्यायालय स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1937 को, 1 नवंबर 1937, 1 नवंबर 1937। संघीय न्यायालय के जो फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी वो लंदन स्थित जो प्रिवी काउंसिल में, लंदन में जो है जो प्रिवी काउंसिल वहाँ की गई थी, संघीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। संघीय व्यवस्था में कितने सदस्यों की व्यवस्था थी, संघीय जो व्यवस्था में कितने सदस्यों की व्यवस्था थी, 2 सदनों की, कितनी, 2 सदनों की। संघीय विधानसभा स्थायी सदस्य कितने थे, 375 सदस्य। संघीय व्यवस्था में जो स्थायी सदन है वो 365 और अस्थायी यानी अस्थायी 365 और स्थायी 260। संघीय विधानसभा अस्थायी सदन है 365 और राज्य परिषद अस्थायी सदन है 260 अस्थायी 260। निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। निम्न सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अपनाया गया था। इस अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, 6 प्रांतों में। 6 प्रांतों में अधिनियम द्वारा जो 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा स्थापित किया गया, द्विसदनीय विधानसभा किया गया, तो कितने, 6। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कीजिए। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधि व्यवस्था का विचार है दलितों, मजदूरों और महिलाओं के लिए, हरिजन भी शामिल। मताधिकार का विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विस्तार 15% जनसंख्या के मताधिकार प्रदान किया गया। मताधिकार का विस्तार है जो 15%, कितना, 15% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघीय रेलवे प्राधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत। महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा निरीक्षण की नियुक्ति 1935 के अधिनियम के तहत। महाधिवक्ता और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति 1935 के अधिनियम के तहत। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया, भारत परिषद का अंत 1935 के अधिनियम के तहत। भारत परिषद का अंत 1935 अधिनियम के तहत यानी द्वारा किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में कितने प्रांतों व विधान मंडलों को चुनाव कराए गए थे, 11 प्रांतों में 1935 का 11 प्रांतों में करवाए गए थे। कांग्रेस में जो 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए, पूर्ण बहुमत है जो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत होते हैं, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत और उड़ीसा में उड़ीसा। नेक्स्ट जानकारी यह है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कितने प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन वह कितने बड़े दल के रूप में उभरी, 3 प्रांतों में, असम, बम्बई व पश्चिमोत्तर सीमा। असम, बम्बई व पश्चिमोत्तर सीमा में। कुल 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस को मिली जुली सरकार बनी, कुल 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनी थी, 8 प्रांतों में। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार तथा 2 प्रांतों में पश्चिमोत्तर व
असम में कांग्रेस की सरकार बनी। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत को सरकार तथा 2 प्रांतों में पश्चिमी सीमांतर व असम में कांग्रेस की संयुक्त सरकार भी बनी थी। कुल 11 में से कितने प्रांतों में गैर जो कांग्रेसी सरकार बनी थी? 3 प्रांतों में, बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल में सरकार बनी थी फैजल उल हक के नेतृत्व में प्रजाकर्षक जो पार्टी और मुस्लिम लीग की नियुक्त सरकार थी। पंजाब में सरकार बनी थी किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हयात खां के नेतृत्व में। पंजाब पार्टी के नेता हसत खां के नेतृत्व में 1935 के अधिनियम के बारे में प्रस्तुत किया। 1935 के अधिनियम के बारे में प्रस्तुत किया। दोहरे शासन से भी बुरा कैसे यार? पंजाब में सरकार थी यूनियनिस्ट पार्टी के नेता असद खान के नेतृत्व में हुई थी और 1935 के अधिनियम के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है? प्रसिद्ध कथन है दोहरे शासन से भी बुरा सी राजगोपालचारी। दासता का घोषणा पत्र जवाहरलाल नेहरू। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। पूर्णतया सड़ा हुआ या मूल से बुरा जिन्ना। बाह्य रूप से कुछ जनतांत्रिक परंतु अंदर के से पूर्ण खोखला। जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्ण खोखला। मनमोहन मालवीय प्रांतीय स्वराज्य गवर्नरों का स्वराज्य हैं। राजेंद्र प्रसाद। लंगड़ा संघ मात्र मीनू मसानी ने कहा था। मीनू मंसारी। रचनात्मक राजनीतिक विचार ऑकलैंड ने। अविश्वास का प्रतीक क्विल्मेंट एंटली। अविष्कार का प्रतीक क्विल्मेंट एंटली। क्रिप्स मिशन 1942। भारत आया मार्च 1942 में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में पहली बार भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की घोषणा की। क्रिप्स मिशन 1942। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। प्रांतों को संविधान स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। कैबिनेट मिशन 1900। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य हैं? 3। कैबिनेट मिशन में कुल कितने? 3। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं लॉर्ड पैथिक लोरेस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लोरेस। कैबिनेट मिशन में अन्य सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स व एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? कैबिनेट मिशन भारत आया था 22 मार्च 1946 को। 22 मार्च 1947। कैबिनेट मिशन में अपनी योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के नवनिर्मित प्रधानमंत्री क्विल्मेंट एंटली लेबर पार्टी के हैं।
इस योजना के अनुसार एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा जिसमें कुल सदस्य होंगे 389 प्रांतों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक संकीर्ण पद्धति द्वारा होगा जो प्रांतीय विधानमंडलों का द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के लिए प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना हो गया। संविधान सभा में जो यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्य का चुनाव होगा। संवैधानिक विकास और शासन संग्रह 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल अपेक्स न्यायालय और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और प्रशासन की द्वैत प्रणाली। 1813 में ईसाई धर्म प्रसार की अनुमति, शिक्षा व खर्च, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 1833 में भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल भारतीय व्यवस्था अधिकार समाप्त। लॉर्ड मेकाले विधि सदस्य भी वायसराय भारत सचिव, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। महारानी विक्टोरिया की घोषणा भी विभागीय प्रणाली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विभागीय प्रणाली, अध्यादेश करने की शक्ति, सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में देश शासन, केंद्रीय विधायकों में भी द्वैत शासन, भारतीय स्वतंत्रता केंद्र में द्वैत शासन लोक सेवा, बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरल बनाया गया। बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 में। गवर्नर जनरल को वैसा गवर्नर जनरल का पद नाम दिया 1858 में। केंद्रीकरण की प्रस्तुति अपनाई गई थी 1833 में। केंद्रीकरण की प्रस्तुति अपनाई 1833 में। केंद्रीकरण की अनुमति प्रस्तुत पुनः आरंभ, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति और पुनः आरंभ 1861 में। अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासक को द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन से। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन से द्वैत शासन प्रणाली का समाप्त किया था 1858 में। द्वैत शासन प्रणाली समाप्त 1858 में। 1858 में द्वैत शासन प्रणाली। चार्टर एक्ट का चार्टर एक्ट 1873 से 1853 तक। चार्टर एक्ट जो 1773 से 1853 तक। भारत शासक अधिनियम 1858 से 1935 तक। भारत जो शासन अधिनियम है 1858 से 1935 तक। चाहे वह चीन के साथ व्यापार को छोड़ अपनी कंपनियां अधिकार में सम्मिलित किया, चाहे वह चीन को छोड़कर 13 में और 33 में भी ये भी बंद कर दिया गया। तो कंपनी में संपूर्ण व्यवसायी अधिकार समाप्त कर दिया था 33 में, चाहे ये भी बंद कर दिया था। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले जो 1833 में अस्थायी सदस्य थे। विधि सदस्य को पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था 1853 में। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति 1861 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति 1892 में। विधान परिषद हेतु परोक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी 1892 में। विधान परिषद हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति 1909 में। विधान परिषद हेतु
जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी 1909 में। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, लोक सेवा आयोग के प्रावधान 1935 में 1935 में। अपेक्स कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। अपेक्स कोर्ट या की स्थापना है जो 1773 में। संघीय न्यायालय का प्रावधान 1935। संघीय न्यायालय का प्रावधान 1935। प्रांतों में द्वैत शासन 1919। प्रांतों में द्वैत शासन 1919। केंद्र में द्वैत शासन में प्रांतीय स्वायत्ता 1935। केंद्र में द्वैत शासन में प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था जो 1919 में। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था 1935। बजट पर विचार विमर्श करने व कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई 1992 में 1892 में 1892। बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकार दिया 1909। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को एंग्लो इंडिया सिख ईसाइयों व यूरोपों के लिए बढ़ा दिया गया 1919 में। इसमें हरिजन भी शामिल किए गए थे 1935 में। हरिजन भी शामिल। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था 1919। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 में। कार्यकारी परिषद 3 सदस्यों। कार्यकारी जो परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था 1909 में। 3 भारतीयों को शामिल किया 1909 में। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको चाहिए तो इसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो।